इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बॉलीवुड में आजकल क्या उठापटक चल रही है, किस तरह से झगड़े चल रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के मामले की। ये दरअसल बड़ा मामला है। रणवीर सिंह अभी धुरंधर से कुछ साल पहले जो है पिछले 4-5 सालों में उनका करियर बड़ा डाउन जा रहा था। लेकिन धुरंधर लास्ट ईयर जिस तरह से जबरदस्त रूप से हिट हुई, पिछले साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म बनी। उसके बाद रणवीर सिंह ने जम के कमबैक किया है और कमबैक करने के बाद ऐसा जब लग रहा था कि वो अपनी सक्सेस को एन्जॉय करेंगे, तभी ये खबर आती है कि उन्होंने फरहान अख्तर की फिल्म डॉन 3 में काम करने से मना कर दिया है। डॉन 3 की बड़ी चर्चा है। काफ़ी समय से लोग इस फ्रेंचाइज़ी फ़िल्म का जो थर्ड पार्ट है, मतलब शाहरुख खान पहले 2 पार्ट में थे जो बनाई थी फरहान अख्तर ने, लेकिन तीसरे पार्ट के लिए शाहरुख राज़ी नहीं हुए, तो फरहान अख्तर ने रणवीर सिंह को अप्रोच किया और रणवीर सिंह उसमें काम करने के लिए तैयार हो गए थे। 2023 में इस फ़िल्म का बाकायदा अनाउंसमेंट भी हुआ, एक छोटा-सा टीज़र भी आया, मगर ये फ़िल्म आगे बढ़ती चली। 23 में होके 24 भी निकल गया, 25 भी निकल गया, 26 आ गया और अब 26 में स्थिति ये है कि रणवीर सिंह ने इस फ़िल्म में काम करने से इनकार कर दिया। फरहान अख्तर ने अब रणवीर सिंह से 40 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा किया है। उन्होंने जो प्रोड्यूसर्स गिल्ड है बॉलीवुड का, वहाँ पर रणवीर सिंह के खिलाफ एक तरीके से अनप्रोफेशनल होने की शिकायत की कि भाई ऐन मौके पर उन्होंने फ़िल्म छोड़ दी और जबकि 2 साल से बात चल रही थी, 2023 से। तो बहुत सारा काम जो है प्री प्रोडक्शन का था, फ़िल्म की तैयारियों का था, वो शुरू हो चुका था। तो उनका कहना है कि भाई हमने बहुत सारा पैसा इस फ़िल्म की तैयारी में खर्च कर दिया है और ऐन मौके पर जब रणवीर सिंह इस फ़िल्म से अलग हो गए हैं, तो हमको वो नुकसान उठाना पड़ा और छोटा-मोटा नहीं है, लाख का मामला नहीं है, करोड़ का मामला है और करोड़ भी 40 करोड़ रुपए। इतने में तो जो नए प्रोड्यूसर डायरेक्टर होते हैं, मुझे लगता है 40 करोड़ में तो वो 4, 5, 6 फ़िल्में भी बना सकते हैं। तो ये बड़ा मामला है। रणवीर सिंह का कहना है कि इसके लिए वो ज़िम्मेदार नहीं है। उनका कहना है कि फरहान अख्तर और उनकी जो टीम है एक्सेल एंटरटेनमेंट जो फरहान अख्तर का है, रितेश सिधवानी का है, दोनों मिलकर साथ में इसे देखते हैं। उनका कहना है कि ये लोग अनप्रोफेशनल हैं और जिस तरह से इन लोगों ने मेरी पीठ पीछे कुछ चीज़ें की, अब हालाँकि डायरेक्ट तो चीज़ें नहीं आ रही हैं, कोई खुलकर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन दोनों के जो कहना चाहिए कि उनका पीआर कहिए, मैनेजर कहिए, उनके सोर्सेज़ के हवाले से जो चीज़ें मीडिया में निकल कर आ रही हैं, वो बड़ी गंभीर हैं। तो रणवीर सिंह का सबसे बड़ा आरोप ये है कि जब वो इस फ़िल्म में काम करने के लिए तैयार हो गए थे, तो अव्वल तो फरहान अख्तर के पास इस फ़िल्म की स्क्रिप्ट नहीं थी और फरहान अख्तर फ़िल्म स्क्रिप्ट ना होने के बावजूद जब रणवीर ने आइडिया पर हाँ कह दिया था और उनके साथ स्क्रिप्ट्स के आइडियाज़ को एक्सचेंज करते थे, तो उनका कहना है कि एक तो फरहान उनके आइडियाज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थे, मगर वो काम करना चाह रहे थे। लेकिन क्योंकि उस दौर में 2023 की बात है, 23-24 भी आप मानिए, क्योंकि रणवीर सिंह का करियर थोड़ा-सा डावाडोल चल रहा था, तो फरहान अख्तर कहीं न कहीं इंतज़ार कर रहे थे कि या तो उनकी गाड़ी जो है रणवीर सिंह की पटरी पर आ जाए या फिर उनको कोई बड़ा प्रोड्यूसर मिले जो इस बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे। मगर बात सिर्फ इतनी नहीं है, खबर ये भी निकल कर आ रही है, रणवीर जब इस फ़िल्म के लिए तैयार हो गए थे, तो उनकी पीठ पीछे उन्हें बिना बताए फरहान अख्तर ऋतिक रोशन को भी इस फ़िल्म को पिच कर रहे थे। उन्होंने रणवीर को के हाँ कहने के बाद भी ऋतिक रोशन से इस फ़िल्म में काम करने की बात की थी और कहा ये जाता है कि ऋतिक रोशन इस फ़िल्म के लिए तैयार हो गए थे। अब खबरें ये है कि जब ऋतिक रोशन इस फ़िल्म के लिए तैयार हो गए थे, तो अभी तो इंडस्ट्री बहुत छोटी-सी है देखिए। तो हुआ ये कि जब ऋतिक तैयार हो गए तो फरहान अख्तर ने को-प्रोड्यूसर चाहिए था, साथ में स्टूडियो चाहिए होते हैं प्रोड्यूसर्स को आजकल। तो उन्होंने ये फ़िल्म जो है जियो स्टूडियोज़ को जो है अपना आइडिया पिच किया और ये कहा कि भाई ऋतिक रोशन इस फ़िल्म में काम करने के लिए तैयार है। अब आप याद कीजिए कि जियो स्टूडियोज़ जो हैं, वो धुरंधर के भी प्रोड्यूसर हैं। अब वहाँ से ये खबर रणवीर सिंह तक पहुँच गई कि भाई फरहान अख्तर डॉन 3 के लिए उनके हाँ कहने के बावजूद ऋतिक रोशन को लेकर वो फ़िल्म प्लान कर रहे हैं और उन्होंने जियो में वो फ़िल्म पिच की है। अब जियो के लिए हाथ में तो आप समझ लीजिए कि भाई दोनों हाथ में लड्डू थे एक तरीके से। लेकिन इस वक़्त जिस तरह से रणवीर सिंह हॉट हैं, ऋतिक की फाइटर पिट गई थी, वार 2 पिट गई और इधर यहाँ तो यही होता है शुक्रवार को किसका सिक्का चला। और धुरंधर हिट होने के बाद में जिस तरह से रणवीर का वेलकम हुआ, तो धुरंधर के बाद में जी स्टूडियो ने कहा कि भाई रणवीर सिंह को ही रखा जाए। ये सारी चीज़ें जो है रणवीर सिंह तक पहुँच गई अपने सोर्सेज़ से जो जियो में थे उनके। ये सारी खबरें आ रही, ये सारी बातें जो है कही जा रही हैं।
जैसे मैंने कहा ऑफिशियली कोई कुछ नहीं कह रहा, मगर छन छन के मीडिया में अलग अलग वेबसाइट्स पर, अखबारों में, पोर्टल्स पर ये खबरें आ रही है। अब उसमें जब स्वाभाविक है उनका नाराज होना कि भाई आप मुझसे कुछ बात कर रहे हैं पीठ पीछे कुछ, और बात है 2023 से मैं आपकी फिल्म साइन कर चुका हूँ, टीजर आ चुका है, सब जगह अनाउंसमेंट हो चुका है, लेकिन आप मेरे पीठ पीछे जो है दूसरे हीरो से बात कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर नाराज हो गए। तो यही कहा जा रहा है कि उन्होंने इसी नाराजगी में फिल्म से अपने कदम जो है वापस खींच लिया। और जब उन्होंने ये फैसला किया, तो शुरुआत में तो बंद दरवाजों में प्रोड्यूसर्स के साथ उनकी बातचीत होती रही। तो फिर प्रोड्यूसर्स ने उनसे कहा कि भाई हमने जो है ऐसा कुछ नहीं किया जो आपके पास चीजें आई हैं। लेकिन मीडिया में भी इस तरह की खबरें हैं कि ऋतिक के सोर्सेज ने मीडिया में कहा कि नहीं भाई, फरहान ने जो है उनको इस फिल्म के लिए अप्रोच नहीं किया। तो जो भी, अब ये सफाई देने वाली बात है। लेकिन फिर रणवीर इस बात के लिए अड़ गए कि भाई अब मैं ये फिल्म नहीं करूंगा, क्योंकि अव्वल तो जब शाहरुख खान को उन्होंने रिप्लेस किया था तो भी उनको बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया था, और इस बीच जैसी धुरंधर हिट हुई उनकी, तो रणवीर ने इस मौके का फायदा अपने लिए लेना चाहा और उन्होंने एक प्रलय नाम की फिल्म अनाउंस कर दी, जो कि धुरंधर के बाद वो बनाएंगे, और वो खुद उस फिल्म के प्रोड्यूसर भी होंगे। और ये एक ज़ॉम्बी ड्रामा होगी, ज़ॉम्बी हॉरर ड्रामा मुंबई के बैकग्राउंड पर। कहा यह जा रहा है कि मुंबई के बैकग्राउंड को लेकर जितनी फिल्में आज तक बनी है उनमें ये सबसे महंगी फिल्म होगी। तो रणवीर अब उस फिल्म की तैयारी में लग गई। इस बीच उन्होंने ये भी कहा, अनप्रोफेशनल होने का स्क्रिप्ट का आरोप तो लगाया ही फरहान अख्तर पर, उन लोगों पर अनप्रोफेशनल होने का भी आरोप लगाया, और कहा कि भाई मुझसे 2023 में बात करने के बाद में इन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं किया फिल्म को लेकर, और साथ ही साथ फरहान अख्तर जो हैं वो अपने जो एक्टिंग कमिटमेंट्स थे उनमें लग गए। अब जैसा आपको याद होगा, पिछले साल फरहान अख्तर की फिल्म आई थी 120 बहादुर। अब 120 बहादुर बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। जब फरहान अख्तर के लिए डॉन 3 एक बड़ी फिल्म थी, तो स्वाभाविक है रणवीर का कहना है कि भाई उनको इस फिल्म की तैयारी करना चाहिए थी, लेकिन वो किसी न किसी तरह से इस फिल्म को टाल रहे थे। वो मौके का इंतजार कर रहे थे कि जब लास्ट में कोई विकल्प नहीं बचेगा तो रणवीर सिंह के साथ ही ये फिल्म बनाई जाएगी, या फिर जैसा रणवीर का या उनके सोर्सेज का ये कहना है कि भाई इस फिल्म को लेकर ऋतिक से बात की जा रही थी। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब इस मामले में जो है प्रोड्यूसर्स गिल्ड जो है वो 2 मीटिंग्स कर चुका है। दोनों पार्टियां जो है आमने सामने बैठकर जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, और रणवीर सिंह का कहना है कि भाई मैं क्यों पैसा लौटाऊं, सीधी सी बात है। तो अब अगर साइनिंग वगैरह उन्होंने कुछ ली होगी, ये तो अभी कुछ आया नहीं है, लेकिन स्वाभाविक है ली होगी। और फिल्म का जो प्री प्रोडक्शन होता है, उसके अलावा जो प्लानिंग होती है, उसमें बहुत सारे लोगों को जोड़ा जाता है, और जब लोग किसी प्रोजेक्ट के साथ जुड़ते हैं तो उनकी फीस तय हो जाती है। कई बार ये होता है कि एक सर्टेन परसेंटेज जो है उनको एडवांस में देना पड़ता है एंगेज करने के लिए। कई लोगों को मंथली बेसिस पे रख लिया जा सकता है। तो जब मंथली बेसिस पे रखा जाता है तो फिर उनको हर महीने तनख्वाह भी शुरू हो जाती। अब 2023 से ये प्रोजेक्ट ऑन है। अब 2023 के महीने 24 पूरा, 25 पूरा, तो एक्सेल एंटरटेनमेंट का यही कहना है कि भाई हमने काफी पैसा खर्चा किया। और ये भी खबरें थी कि इस साल जब दिसंबर में धुरंधर रिलीज हुई और हिट हुई, उसके पहले अगस्त सितंबर में ये खबरें थी कि फरहान अख्तर की 120 बहादुर की शूट पूरी होकर रिलीज पर आ चुकी फिल्म थी। तो उन्होंने डॉन 3 के लिए लोकेशन हंटिंग शुरू कर दी थी, और वो तमाम जगहों पर जाकर चीजों को लॉक कर रहे थे। जब आप लोकेशन पर हंटिंग के लिए जाते हैं, लोकेशंस को लॉक करते हैं, वहां भी आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। तो कुल मिला के एक्सेल एंटरटेनमेंट का ये कहना है कि भाई हमने डॉन 3 की तैयारी पर बहुत सारा पैसा खर्च किया है, और वो रणवीर सिंह के हाँ कहने के बाद किया है। अब जब वो ये फिल्म नहीं कर रहे हैं, लास्ट मौके पर उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी है, तो उन्होंने ये पैसा जो है वापस करना चाहिए। और ये पैसा, जैसे मैंने कहा कि थोड़ा मोड़ा नहीं है, ये 40 करोड़ रुपए हैं। अब इस चीज को लेके जो प्रोड्यूसर्स गिल्ड है, इसमें बड़े बड़े लोग हैं, आमिर खान है, उसके अलावा साजिद नाडियाडवाला हैं, तोरानी ब्रदर्स हैं, सिद्धार्थ रॉय कपूर हैं, ऐसे तमाम जो है बड़े प्रोड्यूसर। ये गिल्ड जो है बॉलीवुड की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर बॉडी है। तो अब वो लोग इस पूरे मामले में विचार विमर्श कर रहे हैं, और कोशिश ये हो रही कि कोई रास्ता निकाला जाए, बीच का रास्ता। तो क्या होगा ये पता नहीं, लेकिन इस वक्त जो है फरहान अख्तर और रणवीर सिंह की ये जो लड़ाई है बॉलीवुड में बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है, और आप कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ी लड़ाई है इस समय। दूसरा मामला जो है वो आलिया भट्ट और बॉबी देओल को लेकर है। आलिया भट्ट इस वक्त थोड़ा सा मुश्किल फेज में है। उनकी पिछली जो फिल्म थी जिगरा, वो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी, और उसके बाद अब जिस फिल्म को लेकर उनको सबसे ज्यादा उम्मीदें थी वो यशराज फिल्म्स की स्पाई थ्रिलर जो है
जो वाईआरएफ का जो स्पाई यूनिवर्स है, अल्फा पर उनकी उम्मीदें टिकी हैं। इस फिल्म को लास्ट ईयर दिसंबर में रिलीज किया जाना था, लेकिन जिस तरह से वार 2 को बॉक्स ऑफिस पर झटका लगा और फिर धुरंधर जिस तरह से एक बड़ी हिट हुई और उसने कई सारा जो है ग्रामर बदल दिया स्पाई फिल्म्स का, ये समझ में आया कि अगर ऐसे समय में अल्फा आती है, जबकि धुरंधर का नशा लोगों पर चढ़ा हुआ है, तो पूरी तरह से इस फिल्म को खारिज कर दिया जाएगा। तो कई सारे बदलाव जो हैं इस फिल्म में किए गए हैं, ये खबरें आ रही है। तो इस फिल्म में आलिया भट्ट के साथ में शर्वरी वाघ भी हैं और बॉबी देओल भी हैं। अब पिछले कुछ समय से खबर ये आ रही है कि आलिया भट्ट और बॉबी देओल के बीच में चीजें नॉर्मल नहीं थी। अब इस फिल्म में आलिया भट्ट तो स्पाई बनी है शर्वरी वाघ के साथ में, और बॉबी देओल जो है इस फिल्म में नेगेटिव रोल निभा रहे हैं। तो अब हीरो मतलब हीरोइन जो है वो हीरो ही है यहाँ पर। तो हीरो और प्रोटोगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट जो है आपस में एक दूसरे के खिलाफ जो है, तो इस तरह के कुछ सीन जब शूट हो रहे थे, तो बॉबी देओल ने ये देखा कि आलिया भट्ट जो है इस बात से लेके थोड़ा सा इस बात को लेकर असहज हो जाती हैं किसी भी सीन में जहां पर बॉबी भारी पड़ रहे होते हैं। मतलब आलिया को ये लगता है कि जो मेरा सिक्का जो है वो ज्यादा चलना चाहिए, मेरा वजन जो है किसी भी सीन में ज्यादा रहना चाहिए। इस बात को लेकर जो है थोड़ा सा मामला इसलिए बिगड़ा क्योंकि सेट से जो खबरें निकल कर आई हैं गॉसिप की मीडिया में, वो ये है कि आलिया भट्ट दखल देने लगी। ये सीन ऐसे होगा, ये सीन ऐसे किया जाना चाहिए, डायलॉग्स ऐसे होने चाहिए, टेक्निकल भी थोड़ा-सा जो चीज़ें, और डायरेक्टर को भी वो अपने इन्फ्लुएंस में लेने की कोशिश करती रहीं। ये सारी चीज़ें जो है निकल कर आ रही हैं। अब एक तरह की ओवरस्टेपिंग है कि आपका एक अपना कैरेक्टर है, आप कहानी के एक खास फ्रेम में हैं, लेकिन जब आप उससे बाहर निकलते हैं, ओवरस्टेप करते हैं और दूसरे के कैरेक्टर में दखलंदाजी देते हैं, जब आपके मन में ये डर रहता है कि अरे ऐसा ना हो कि सामने वाले का कैरेक्टर जो है मेरे कैरेक्टर पर हावी हो जाए फिल्म में। इस तरह की इनसिक्योरिटी तमाम लोगों में रहती है और आलिया भट्ट के बारे में पहले भी इस तरह की चीजें आई हैं कि वो थोड़ा-सा अपने आप को ऊपर रखने की कोशिश करती हैं। और बॉबी देओल भले ही वो बहुत सीनियर हैं, लेकिन एक लंबा फेज उनका जो है वो खराब गुजरा है। इधर लेकिन उन्होंने जबरदस्त रूप से कमबैक किया है, चाहे वो आश्रम जैसी वेब सीरीज हो या फिर एनिमल में जो उनका नेगेटिव रोल था, और उसके बाद एक तरीके से वापस बॉलीवुड का जो मेन स्ट्रीम है उसमें लौट आए हैं। तो वो अपनी एक मजबूत जगह रखते हैं सीनियरिटी के साथ भी, और जो उन्होंने कमबैक किया आज की डेट में उनका क्रेज जो है वो दिखाई देता है। तो लगातार इन चीजों को बॉबी देओल नोट कर रहे थे। शुरू में उन्होंने इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि आलिया भट्ट जो है वो डायरेक्टर को भी अपने प्रभाव में ले रही हैं और उनसे ये चीजें करा रही कि इस सीन को ऐसा कर दो, वैसा कर दो, इसके बाद में कहा जाता है कि बॉबी देओल नाराज हो गए और उन्होंने बहुत साफ-साफ तरीके से डायरेक्टर से कहा कि भाई जो चीजें स्क्रिप्ट में है, जिस तरह से सीन लिखे गए उसी तरह से ये सारी चीजें होना चाहिए। तो अब वहां से जो है आलिया भट्ट के साथ उनका तनाव शुरू हो गया और सेट पर जो है एक होता ना कि कोल्ड वाइब्स, एक बहुत ही नॉर्मल ढंग से, बहुत औपचारिक ढंग से सामने मिल गए तो बात कर ली, या फिर जो है जितने डायलॉग है उतनी ही बात की आपने, उसके अलावा फिर आप अपने अपने वैनिटी वैन में हैं या जो भी अपनी टीम के साथ हैं, ये सारी चीजें वहां पर होने की खबरें आई हैं। तो ये एक ऐसा कहना चाहिए कि झगड़ा है ये, जो तमाम मतलब इसकी लंबी हिस्ट्री है। जो एक्टर्स आमतौर पर थोड़ा इनसिक्योर फील करते हैं खुद को, वो अक्सर ये होता है कि भाई ये चाहते हैं कि दूसरे का रोल कट जाए, दूसरा जो है मुझसे कम दिखे। अब अगर एक सीन में हीरो और विलेन है, तो ये तो हम सभी जानते हैं कि पूरी फिल्म जो होती है उसमें विलेन चाहे कितना ही कहानी को लीड करने वाले एक्टर या एक्ट्रेस पर हावी रहे, आखिरी में उसको हार मिलती है। लेकिन वो हार तभी बड़ी होती है, तभी उसका इम्पैक्ट बड़ा दिखता है, जबकि वो बाकी सीन्स में कहानी को लीड करने वाले एक्टर या एक्ट्रेस पर भारी नजर आता है। अब ऐसे में अगर आलिया भट्ट ये चाहती हैं कि जो भी उनके और बॉबी देओल के बीच में सीन है उसमें वो ही मजबूत दिखाई दें, तो फिर उसका फाइनल इम्पैक्ट क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। तो खैर ये सारी चीजें, मगर अब एक खबर ये भी है कि मुंबई में इसका जो कुछ पैचअप वर्क था जिसमें बॉबी देओल और आलिया भट्ट थी, वो सारा पैचअप वर्क जो है वो क्लियर कर लिया गया है। अब उसको फाइनल शेप दिया जाएगा। तो लंबे समय से ये चीजें चल रही थी कि भाई अल्फा का क्या होगा, क्योंकि अब ये भी कहा जा रहा है कि धुरंधर के बाद में जिस तरह से सिनेमा का जो ग्रामर बदलता हुआ दिख रहा है, तो प्रोड्यूसर जो है इस फिल्म के आदित्य चोपड़ा, उन्होंने खुद जो है इस फिल्म की सारी कमान अपने हाथ में ले ली और उसके बाद में काफी सारी चीजें कहानी में रीशफल की। एक खबर ये भी आई थी बीच में कि आदित्य धर जो धुरंधर के डायरेक्टर हैं,
तो आदित्य चोपड़ा ने उनको भी बुलाया और उनको भी इस फ़िल्म के अल्फा जो शूट हो चुकी थी वो दिखाई और उनसे भी सलाह माँगी कि अब इसको क्या कैसे किया जाना चाहिए। दरअसल यशराज फ़िल्म्स की जो भी स्पाई यूनिवर्स की फ़िल्में रही हैं, दर्शकों ने लगातार कहा है कि वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा जो है ग्रीन पर शूट हुई हैं या फिर जो उसमें वीएफएक्स वगैरह जो है उसी की करामात दिखाने की कोशिश रही है। जबकि धुरंधर में जो है फ़िल्म रियल लोकेशन पर शूट हुई है, चाहे वो एक्शन सीन्स हों या जो भी सारी चीज़ें हैं। तो एक तरीके का ग्रामर बदल दिया है और अब दर्शक जो है बड़ा समझदार हो चुका है। वो पर्दे पर देखकर ये समझ लेता है कि भाई जो हमको दिखाया जा रहा है, वो कितना सच है या फिर सिर्फ़ स्टूडियो में बैठकर ही ग्रीन पे शूट करके प्रोड्यूसर ने जो है एक कहानी बना दी है। तो ये सारी चीज़ें अब दर्शकों को समझ में आती है। अल्फा के साथ एक और समस्या ये हो रही है कि यशराज फ़िल्म्स की का जो स्पाई यूनिवर्स है, इसका क्रेज़ जो है लगातार नीचे आता गया है। टाइगर जो सलमान खान की थी वो या उसका टाइगर ज़िंदा है या जो वार पहली फ़िल्म थी ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की, ये फ़िल्में चली और इससे थोड़ा-सा बड़ा एक यशराज फ़िल्म्स को बड़ा एक मोटिवेशन मिला कि इन स्पाई फ़िल्म्स को लेके एक यूनिवर्स बनाया जाए। फिर पठान आई तो पठान ने भी बड़ा किया। मगर कहीं न कहीं उस वक़्त तक इस तरह की चीज़ें आ गई कि इन फ़िल्मों में वो बात नहीं है जो अ, होना चाहिए स्पाई फ़िल्म्स में। और कहीं न कहीं ये भी एक आरोप लगा कि भाई पाकिस्तान को लेकर ये फ़िल्में या ये जो स्पाई हैं यशराज की फ़िल्मों के, ये सॉफ्ट है। धुरंधर ने एकदम पूरा मामला उलट दिया और इस बीच जैसे जो टाइगर 3 आई थी, वो भी बॉक्स ऑफिस पर उम्मीदों के मुताबिक नहीं चली, यशराज को झटका लगा। फिर उसके बाद में जो वार 2 आई उस फ़िल्म का भी बुरा हाल रहा ऋतिक रोशन के मौजूद होने के बावजूद। तो ये सारी चीज़ें जो है अब ये कहा जाने लगा कि जब वार फ़िल्म्स जो स्पाई यूनिवर्स की फ़िल्म है वो कमज़ोर पड़ रही हैं, तो अल्फ़ा का क्या होगा? और उसके बाद अल्फ़ा जिस तरह से बनकर तैयार हुई थी, तो कहा ये जाता है कि आदित्य चोपड़ा इस चीज़ को लेके फ़िल्म को लेके काफ़ी चिंतित हुए और उन्होंने एक बार फिर से उसको रीशफ़ल करके बहुत सारी चीज़ें एक रीशेप देने की कोशिश की और उसी वजह से ये सारे रीशूट वगैरह भी हुए हैं। अब इसी बीच एक खबर ये भी आ रही जो आलिया भट्ट को भी चिंता में डालने वाली है, वो ये है कि क्या ऐसा होगा कि यशराज फ़िल्म्स अल्फा को थिएटर्स में रिलीज़ ना करके डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज़ कर दें? अब अगर ऐसा होता है तो ये यशराज फ़िल्म्स के लिए तो एक रहेगा ही कि भाई जिस फ्रैंचाइज़ी को आप लेके चल रहे थे या जिस यूनिवर्स को लेके बहुत कॉन्फिडेंट थे कि हम दर्शकों को इससे थिएटर में खींचेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस तो गया। और अगर फ़िल्म थिएटर में रिलीज़ करते हैं और वो नहीं चलती है, क्योंकि जैसे इधर मर्दानी को भी चलाने की खूब कोशिशें की है, खूब उसका प्रमोशन हुआ है, लेकिन वो जो रिज़ल्ट चाहिए, रानी मुखर्जी की इस फ़िल्म में नज़र नहीं आया। वो जो यशराज फ़िल्म्स की तूती बोलना चाहिए कि यार क्या फ़िल्म बना दी है, वो चीज़ नहीं। अब ये सारी खतरे की घंटियाँ हैं। ऐसे में ये बात कही जा रही है, मर्दानी की रिलीज़ से पहले से ही आ रही है और मैंने भी आपसे पहले भी बताई थी, कि अल्फ़ा को डायरेक्ट ओटीटी पर लाया जा सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो ये आलिया भट्ट के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। क्योंकि वो निश्चित रूप से उन्होंने यही सोचकर फ़िल्म की कि इसे बड़े पर्दे पर लाया जाएगा और इसके बाद उनकी जो नेक्स्ट फ़िल्म आने वाली है वो रणबीर कपूर उनके हस्बैंड और विकी कौशल के साथ में है लव एंड वार। अगर अल्फ़ा डायरेक्ट ओटीटी पर आती तो भी उनकी इमेज को झटका लगेगा, डेंट लगेगा और अगर ये फ़िल्म थिएटर में आकर फ्लॉप हो जाती, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा करारा झटका रहेगा वो। तो देखते हैं क्या होता है। तो अल्फ़ा को लेकर ये कुछ अपडेट्स थे लेकिन मेजर बात ये है कि बॉबी देओल और आलिया भट्ट हालाँकि दोनों की सीनियरिटी में और आलिया के जूनियर होने में बड़ा फ़र्क है। मगर जब वो एक ईगो क्लैश होता है या जब किसी एक्टर को लगता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ या मेरा स्टारडम ज़्यादा है या मेरा हाथ ऊपर होना चाहिए, तो जो खींचतान मचती है वो इस फ़िल्म के सेट से जो खबरें आ रही है उसमें दिख रही है। अगली जो खबर है वो गोविंदा से जुड़ी हुई है। गोविंदा और उनकी वाइफ़ सुनीता आहूजा के बीच में जो भी खींचतान चल रही है वो हम सब जानते हैं। तो पिछले दिनों गोविंदा ने एएनआई को एक इंटरव्यू दिया जो न्यूज़ एजेंसी है। उसमें बात उनके घर की चलती रही, करियर की चलती रही। उसी दौरान गोविंदा ने एक चीज़ जैसे याद करती हुई कही, वो इस फ़िल्म इंडस्ट्री पर ये आरोप लगा रहे थे कि भाई मुझे कॉर्नर करने की बहुत सारी कोशिशें हो रही है। मेरा जो ड्यू है, वो मुझे अब नहीं दिया जा रहा है। तो उसी दौरान उन्होंने कहा था कि भाई किसी ने मेरे नाम से पिक्चर भी बना दी। शायद गोविंदा मेरा नाम, आई डोंट नो। मुझे लगता है कि करण जौहर ने ये फ़िल्म बनाई थी। निश्चित रूप से करण जौहर ने ये फ़िल्म बनाई थी। डिज़नी हॉटस्टार पर ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी गोविंदा मेरा नाम और उसमें कियारा आडवाणी थी, भूमि पेडनेकर थी, विकी कौशल थे। शशांक खेतान ने उस फ़िल्म को डायरेक्ट किया था। शशांक खेतान जो है वो करण जौहर के फ़ेवरेट डायरेक्टर्स में से उनके कैंप के। तो अब ये जो कॉमेडी थ्रिलर फ़िल्म थी, बेसिकली तो एक ये था कि उसमें
बॉलीवुड में स्ट्रगल करने वाला एक डांसर एक्टर है और शादीशुदा है, गोविंदा नाम है उसका। लेकिन उसकी पत्नी के साथ उसकी बनती नहीं है और बाहर उसका अफेयर है, किसी और लड़की से उसका इश्क है। भूमि पेडनेकर यहाँ जो है वो पत्नी की भूमिका में थी और कियारा आडवाणी उनकी प्रेमिका की भूमिका में थी, विकी कौशल की। अब पति जो है जब बाहर एक लड़की के साथ एंगेज है, तो करण जौहर ने दिखाया था कि भूमि पेडनेकर जो है वो किसी और के साथ उसका अफेयर चल रहा है। गोविंदा का ये कहना है कि उनके नाम का इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कहीं उनकी पर्सनल बातों को करण जौहर ने इस फिल्म में इस्तेमाल किया है। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो ये मानते हैं कि डिज्नी हॉटस्टार पर ये जो फिल्म आई थी गोविंदा मेरा नाम, उसका गोविंदा की कहानी से कोई लेना देना नहीं, मगर गोविंदा को ये महसूस होता है कि उनके नाम का जो है इस्तेमाल किया गया और उसी तरह का प्रीमाइसिस दिखाया गया कि भाई बॉलीवुड का एक हीरो नहीं तो आपने स्ट्रगल बना दिया, उनके उसके वाइफ के साथ संबंध ठीक नहीं है, बाहर उसके अफेयर हैं। अब गोविंदा पर भी तो यही आरोप लग रहे हैं, उनकी पत्नी यही आरोप लगा रही है। कामिनी नाम की एक लड़की का बार बार जिक्र आ रहा है, कोई मराठी एक्ट्रेस है। तो यही हो रहा है कि भाई गोविंदा घर परिवार की जिम्मेदारियां छोड़कर जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं उनके, और वो किसी और लड़की के साथ में जो है जिसको कि उनकी वाइफ कह रही कि शुगर डैडी बनाने के लिए बहुत सारी लड़कियां बॉलीवुड में आती हैं, स्ट्रगल करती हैं, तो उनको एक शुगर डैडी की तलाश होती है। गोविंदा कुछ इसी तरह की शुगर डैडी वाली भूमिका में है। तो गोविंदा बहुत नाराज है, लंबे समय तक वो जवाब नहीं देते थे, मगर अब उन्होंने जवाब देना शुरू किया। तो जब बात निकली और करण जौहर का ये जिक्र या नाम अचानक जब गोविंदा की जुबान पर आ गया, तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, मैं उनका अंदाज है जैसे कि भाई मैं बहुत हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस तरह की बातें नहीं की जानी चाहिए, इस तरह के मजाक नहीं होना चाहिए, और मजाक मजाक की जगह पर है, उसकी एक लिमिट होना चाहिए। साथ ही साथ लेकिन यहाँ उन्होंने ये भी कहा कि भाई अगर कहीं आमना सामना हो गया जिस व्यक्ति ने फिल्म बनाई है उसके साथ में, चाहे वो फिल्म की पार्टी हो या कोई भी पब्लिक प्लेस हो, तो मैं रजनीकांत स्टाइल में उससे डील करूंगा। ये इस तरह के शब्द उन्होंने कहे। अब रजनीकांत स्टाइल जो है वो आप जानते ही हैं, रजनीकांत जो है साउथ के सुपरस्टार हैं, बल्कि देश के सुपरस्टार हैं वो, और उनकी एक्शन फिल्म है। तो ये जो एक्शन की तरफ इशारा किया है गोविंदा ने, और उस इंटरव्यू को आप देखेंगे तो उनके चेहरे के हाव भाव भी पढ़ पाएंगे कि वो कितने नाराज दिख रहे हैं, और नाराजगी को हालांकि वो मन में दबाए हुए और हंसते हंसते ये कह रहे हैं कि मैं रजनीकांत स्टाइल में जो है वो समझा दूंगा, उस तरह से हिसाब किताब करूंगा। तो ये जो है, जबकि करण जौहर और गोविंदा जो हैं इनकी हिस्ट्री हालांकि बहुत साथ साथ ऐसा काम नहीं किया, लेकिन अगर ये देखें कि दोनों फिल्म इंडस्ट्री में लगभग जो है 3 साढ़े 3 दशक, और गोविंदा तो और भी पहले से हैं, तो कहा यह जाता है, मतलब जो चर्चाएं होती है कि करण जौहर को हमेशा गोविंदा से डर लगता रहा है, क्योंकि गोविंदा की एक फिल्म आई थी छोटे मियाँ बड़े मियाँ, और उसी दौरान जो है करण जौहर की कुछ कुछ होता है जो फिल्म थी वो भी रिलीज हुई थी। तो थिएटर्स में जब ये फिल्में लगी तो करण जौहर को था कि भाई मेरी फिल्म सब तरफ चल रही है, उसको चलना चाहिए। इन दोनों फिल्मों का कंपटीशन था, लेकिन वो जो बिहार वाला बेल्ट है, वहां से जब डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह से करण जौहर की बात हुई तो उन्होंने पूछा कि भाई फिल्म कैसी कर रही, बढ़िया तो चल रही है ना? तो वहां उनको जवाब मिला था कि आपसे अच्छी जो है गोविंदा की फिल्म छोटे मियाँ बड़े मियाँ चल रही है, लोग उसको ज्यादा देख रहे हैं। तो माना यह जाता है कि कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी फांस रह ही जाती है अंदर कि यार ये आदमी मुझसे आगे, तो ऐसा माना जाता है, इस तरह की चर्चाएं हैं। और गोविंदा जो है आज की डेट में तो आप समझ लीजिए कि वो बॉलीवुड में कहने के लिए स्टार हैं, लंबे समय से उनका ऐसा कोई स्टारडम जो है, उनका कोई जलवा जो है पर्दे पर देखने नहीं मिला है। लेकिन इधर जब गोविंदा का ग्राफ नीचे हुआ जिन वर्षों में, उन वर्षों में करण जौहर का ग्राफ जो है वो जबरदस्त रूप से ऊपर चढ़ा बॉलीवुड में, और निश्चित रूप से उसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप सब वाकिफ हैं उससे। तो वो जो करण जौहर की अपनी एक ताकत है, तो अब गोविंदा को ऐसा लगता है। अच्छा, एक और चीज है, तमाम नेपो किड्स को करण जौहर लॉन्च करते रहे हैं, कभी उन्होंने गोविंदा के बेटे के बारे में शायद सोचा भी नहीं होगा, ये भी है। तो हो सकता है कि गोविंदा को भी मन में कभी लगता होगा कि यार जो व्यक्ति तमाम बॉलीवुड के लोगों के बेटे बेटियों को, भांजे भांजियों को, भतीजों को लॉन्च करता है, उसने मेरे बेटे की तरफ देखा नहीं। हालांकि गोविंदा अलग थलग पड़ चुके हैं, अब सच मायने में देखा जाए तो सारा बॉलीवुड एक तरफ और गोविंदा एक तरफ, और उनके बेटा जो है यशवर्धन, उसकी लॉन्चिंग एक बड़ा सवाल बन चुकी है। तो हालांकि अब ये खबर आ रही कि एकता कपूर की एक फिल्म में यशवर्धन लॉन्च होने जा रहे हैं, और उनके साथ में उसी फिल्म में उनकी मदर सुनीता भी होंगी। तो ये सारी चीजें, और गोविंदा से जब पूछा गया कि भाई आप पर ये भी आरोप लगाए हैं आपकी पत्नी ने कि बच्चों के कैरियर पर आपने ध्यान नहीं दिया, तो गोविंदा ने बताया
की बात बिल्कुल गलत है। मैंने साजिद नाडियाड वालों को बाकायदा फ़ोन किया यशवर्धन के बारे में, तो उन्होंने अपने ऑफ़िस में एक केबिन दिया यशवर्धन को, जिससे कि वो वहाँ बैठें और फ़िल्म मेकिंग की क्या प्रोसेस होती है, फ़िल्म मेकिंग कैसे होती है, उसको पूरा समझें। तो गोविंदा का भी कहना है कि भई हर व्यक्ति की एक लिमिट होती है, हर व्यक्ति का एक अपना स्वभाव होता है। शायद वो एक सीमा से ज़्यादा रिकमेंड ना करना चाहते हों, या वो इस बात को समझते हों कि बॉलीवुड में हकीकत क्या है? कौन सचमुच अपने साथ है और कौन अपने साथ नहीं है? क्योंकि गोविंदा ने लंबा समय गुज़ारा है, उनके माता-पिता भी इसी इंडस्ट्री से थे, उनकी मदर एक्ट्रेस थी, उनके फादर जो हैं वो एक्टर थे, प्रोड्यूसर भी बने और प्रोड्यूसर बनने के बाद ही उन्होंने जो पैसा गँवाया, उसके बाद उनको उस वक़्त जो है दादर जैसी जगह पर और बांद्रा जैसी जो पॉश जगह थी उस समय की, वो सब छोड़ के जो है विरार चले जाना पड़ा, जिससे कि बाद में गोविंदा का नाम विरार का छोड़ा पड़ा यहाँ पर। तो गोविंदा फ़िल्मों की हकीकत समझते हैं, मगर जिस तरह से उन्होंने करण जौहर के बारे में रजनीकांत स्टाइल वाली बात कही, तो लोग चौंके थोड़ा-सा, क्योंकि गोविंदा बड़े मीठे और हँसकर बातें करते हैं। कभी भी मतलब एक वो कांड छोड़ दीजिए जिसमें उन्होंने शूटिंग के दौरान एक व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया था और जहाँ से फिर मामला इतना बिगड़ा था कि अदालत तक सारा कुछ चला गया और गोविंदा लंबे समय तक उसमें उलझे रहे। तो उसे छोड़ दें तो आमतौर पर गोविंदा बहुत पोलाइट होते हैं, हँसते-हँसते जवाब देते हैं। मगर करण जौहर को लेकर उन्होंने ये जो बात कही है, इसने थोड़ा-सा लोगों को चौंकाया है और कहीं न कहीं ये भी समझ में आता है कि शायद गोविंदा के मन में भी कुछ बात तो है और उन्होंने इस बात का बहुत बुरा माना है। हालाँकि बॉलीवुड को आप देखिए इधर पिछले कुछ दशकों में, तो ये जो अवार्ड फंक्शन्स होते हैं, वहाँ किस तरह से बॉलीवुड के स्टार्स जो स्टेज पर होते हैं, एंकरिंग वगैरह करते हैं, कैसे एक-दूसरे का या जिसको वो राइवल समझते हैं, उसका किस तरह से मज़ाक उड़ाते हैं, ये हम लगातार देखते रहे हैं। लेकिन खैर ओटीटी के बाद में चीज़ें बदल गई हैं और ये सारे अवार्ड वाले जितने प्रोग्राम हैं, इन सब का क्रेज़ भी जो है बहुत कम हो गया और अब नीचे आ गया। अब कोई गिनता भी नहीं है और कोई देखता भी नहीं है। तो गोविंदा की एक ये नाराज़गी की खबर थी। एक लास्ट खबर और मैं लेता हूँ, उदित नारायण से जुड़ी हुई। इसमें दरअसल घर के अंदर का झगड़ा है और घर के अंदर का झगड़ा ये है कि उदित नारायण की जो पहली पत्नी है, रंजना झा, उन्होंने इस सिंगर पर जो है बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है और 31 साल बाद लगाया है। ऐसा भी नहीं कि ये हाल-फिलहाल की घटना है। उन्होंने उदित नारायण पर, साथ में उनकी जो अभी पत्नी है दीपा नारायण और उदित नारायण के 2 भाई, जिनका नाम है संजय झा और ललित नारायण झा, इन 4 लोगों पर, लेकिन मेन उदित नारायण ही है उसमें, इन पर ये आरोप लगाया है कि बगैर उनकी जानकारी या बगैर उनके कंसेंट के उनका गर्भाशय निकलवा दिया गया। अब ये मेडिकल से जुड़ा हुआ मामला है। 31 साल बाद ये आरोप लगाए हैं और एक महिला ये कह रही है कि मेरे पति ने मेरा गर्भाशय मेरी अनुमति के बगैर या मेरी जानकारी के बगैर जो है वो निकलवा दिया है। हालाँकि कई बार वो उदित नारायण पर पहले भी अलग-अलग तरह के आरोप लगा चुकी हैं और जहाँ तक उदित नारायण का मामला है, तो वो नेपाल से आते हैं और उसके बाद में जो है मुंबई आने के बाद में उन्होंने 1985 में अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना जो है वो दूसरी शादी कर ली थी दीपा से और जिनके साथ उनका एक बेटा भी है। तो ये मामला है, लेकिन अब ये ताज़ा मामला है बिहार के सुपौल में जो है उनकी पत्नी ने, जो पहली पत्नी है रंजना, उन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई है। ये आज तक पर ये खबर मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। इसमें लिखा है कि बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर उदित नारायण फिर चर्चा में आ गए हैं। उनका नाम एक और नए विवाद में फँस गया है, लेकिन इस बार किसी बाहरी नहीं बल्कि उनकी पत्नी रंजना नारायण झा ने उन पर आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि उदित ने बिना उनकी इजाज़त उनका गर्भाशय यानी यूट्रस निकलवा दिया। रंजना ने बिहार के सुपौल महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि उदित के 2 भाइयों और दूसरी पत्नी दीपा ने इलाज के बहाने उन्हें दिल्ली ले जाकर एक अस्पताल में ऑपरेशन करवाया था। अब ये शिकायत जो है 10 फरवरी को कराई गई है और रंजना का कहना है कि 1996 में उनका गर्भाशय निकाला गया है और ये उनकी जानकारी के बगैर काम किया गया था। और रंजना का ये कहना है कि अब हाल ही में मुझे ये बात पता चली है जब वो एक दूसरी बीमारी की वजह से डॉक्टर के पास में गई थी। तो अब ये मामला जो है, अब रंजना जो है जैसा 1985 में उन्होंने दीपा से शादी की थी और ये बात जो है रंजना झा को पता नहीं थी। उन्होंने बगैर बताए शादी की थी, बगैर उनसे अलग हुए शादी की थी और ये वो दौर था जब उदित नारायण जो है अपना मुंबई में एक अपना जमाने के लिए खुद को जो है स्ट्रगल कर रहे थे। अब रंजना जो है वो 61 की हो चुकी हैं, अकेली रहती हैं। पहले भी वो इस तरह की शिकायत कर चुकी हैं, उदित के खिलाफ जो है बातें कह चुकी हैं। उनका कहना है कि भाई अब उम्र बढ़ रही है। उदित के ऊपर उन्होंने मेंटेनेंस ना देने के भी आरोप लगाए हैं। अब
रंजना और उदित नारायण की कोई संतान तो है नहीं। और जैसा कि अब वो कह रहे हैं कि मुझे बिना बताए ही मेरा गर्भाशय निकाल दिया गया है। अगर ये मामला बनता है मान लीजिए, तो ये सीरियस है कि भई अगर पहली पत्नी के साथ होते हुए भी आपने दूसरी शादी की, वो एक लंबा मामला चला गया। लेकिन अब वो महिला कह रही कि मेरी जानकारी के बगैर गर्भाशय मेरा निकलवा दिया गया। तो ये थोड़ा-सा सीरियस हो जाता है, क्योंकि उन दोनों का कोई बच्चा नहीं है। ये और दीपा के साथ में जो उदित का एक बेटा है आदित्य नारायण, आप सभी जानते हैं, सिंगर है, एक्टर है। तो पहले भी इस तरह के रंजना ने आरोप लगाए हैं कि उदित नारायण उनका ख्याल नहीं रखते हैं। गुजारे भत्ते की डिमांड करते हुए वो कोर्ट केस उन्होंने किए हैं। ये भी है, कई बार ये भी कहा गया कि भाई उन्होंने मुझे बेघर कर दिया। कोई एक प्रॉपर्टी का भी मामला था नेपाल की। उन्होंने कहा रंजना ने कि भाई उसको बेचने के बाद उसमें से कोई पैसा मुझे नहीं दिया गया। तो कुल मिला के जो है मेंटेनेंस को लेके उदित नारायण और उनके बीच में काफ़ी अदालती खींचतान चलती रही है। और रंजना का यही आरोप है कि उदित नारायण ने मुझे अकेले मेरे हाल पर छोड़ दिया है। हालाँकि कई बार वो ये भी कह चुकी कि भाई मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, उनके पास रहना चाहती हूँ। तो एक ये लंबा है, मगर ये इस बार जो आरोप लगाया है रंजना झा ने, ये थोड़ा अलग तरह का है। तो बॉलीवुड में इस समय मैं देख रहा था पिछले 2-3 दिनों से लगातार जो है झगड़ों की खबर आ रही। कहीं प्रोफ़ेशन से जुड़ा हुआ मामला है, कहीं ईगो से जुड़ा हुआ मामला है, कहीं पर जो है इस तरह की पर्सनल लड़ाई है। तो इस तरह के दौर कभी-कभी आते हैं, तो मैं सोचा ये सारी खबरें हैं, इन अपडेट्स को एक साथ क्लब करके आपके साथ बात की जाए। आप क्या सोचते हैं, आप ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मुलाकात होती है फिर। नमस्कार।